हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने शब्द शक्ति के भेदों के अंतर्गत अभिधा शब्द शक्ति को जाना। आज इस वीडियो में हम लक्षणा शब्द शक्ति को जानेंगे, जो शब्द शक्ति का दूसरा भेद है। तो आइए शुरू करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति में जो शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है वह अर्थ मुख्य अर्थ से अलग होता है और जो परंपरा से चला आ रहा है उसी को आधार मानकर उस शब्द का अन्य अर्थ लिया जाता है। बहुत सारे शब्द हैं जिनका सामान्य अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन वर्षों से वो अन्य अर्थ में प्रचलित हो रहे हैं और जैसे ही कोई कहता है हम तुरंत समझ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कक्षा में अक्सर अध्यापक बच्चों से कहते रहते हैं अबे गधे, अबे उल्लू। तो अध्यापक भी जानता है कि बालक जो है गधा नहीं है, उल्लू नहीं है। तो यहाँ उन शब्दों का हम अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी मूर्ख, बुद्धिहीन, ये उनका मतलब होता है और हम समझ भी जाते हैं। तो अध्यापक जो कहते हैं हमसे अबे गधे, अबे उल्लू, तो समझिए वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, वहाँ आपको सामान्य अर्थ नहीं लेना है। तो जो परिभाषा दी हुई है उसके अनुसार समझिए, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर, गौर कीजिए परिभाषा पर, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रचलित, रूढ़ि का मतलब प्रचलित होता है, परंपरा भी होता है। तो जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि का मतलब परंपरा अथवा प्रयोजन के आधार पर कोई प्रयोजन, कोई उद्देश्य को लेकर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य कोई अर्थ लिया जाता है या लक्ष्य किया जाता है, तो उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ इस बात से, इस परिभाषा से एक बात स्पष्ट हो गई कि शब्द शक्ति के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। पहली बात, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो, यानी शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो नहीं होगा। दूसरी बात, शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाएगा। तीसरी बात, उस शब्द के लक्ष्य को ग्रहण करने का विशेष प्रयोजन हो, यानी विशेष प्रयोजन से वो शब्द कहा गया हो, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण प्रस्तुत है आपके सामने। सुरेश गधा है। अब परिभाषा के अनुसार समझना है आपको, सुरेश गधा है। अब सुरेश तो एक प्राणी है, सुरेश तो एक प्राणी है, वो गधा कैसे हो सकता है? सुरेश एक प्राणी है और गधा एक पशु है। तो यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा है, क्योंकि यहाँ जो अर्थ हम चाहते हैं वो अर्थ नहीं है। यहाँ
जो गधा शब्द है उसको लक्ष्यार्थ किया गया है, लक्ष्यार्थ करके जो है अन्य अर्थ ग्रहण किया है। तो यहाँ गधा शब्द का जो लक्ष्यार्थ है वो है मूर्ख। जब हम किसी से गधा कहते हैं तो उसका मतलब वो गधा नहीं है, वो तो इंसान है। तो यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा हो गई। तो जो लक्ष्यार्थ करके जो बात कही हमने, जो शब्द कहा वो है मूर्ख, तो इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम सदा चौकन्ना रहता है। राम कौन है? एक प्राणी है। राम एक प्राणी है, एक व्यक्ति है। चौकन्ना रहता है। अब चौकन्ना का जो अर्थ होता है, सामान्य अर्थ, मुख्य अर्थ जो होता है चौकन्ना का, वो होता है चार कानों वाला। तो चार कान किसी आदमी के देखे हैं आपने? नहीं देखे ना। तो यहाँ हम इसका मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर हम मुख्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ चौकन्ना शब्द का जो अर्थ है वो है सचेत, यानी कि मुख्य अर्थ में बाधा है। चौकन्ना शब्द को लक्ष्यार्थ किया गया है। यहाँ पे चौकन्ना शब्द का अर्थ है सचेत, तो इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। और उदाहरण देखिए, राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान कैसे जाग सकता है भाई? राजस्थान तो एक राज्य है, जड़ रूप में है, वह कैसे जाग सकता है? तो यहाँ राजस्थान शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा है। तो राजस्थान का मतलब क्या है? तो यहाँ राजस्थान को लक्ष्यार्थ किया गया है। राजस्थान का जो अर्थ है यहाँ पर वो है राजस्थान के लोग, राजस्थान के लोगों के लिए कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति। अब जो यहाँ शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति से जो तीन बातें निकली, उस आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा, दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। परिभाषा में ये दोनों शब्द आए हैं रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर। तो उसी आधार पर यहाँ दो भेद किए गए हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। सबसे पहले हम रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में जानते हैं। अब देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, परिभाषाओं को रटते हैं, लेकिन आप रटे नहीं, समझे। आपने लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा पढ़ी है, वही बात रूढ़ा लक्षणा में और प्रयोजनवती लक्षणा में है। तो जरा आप परिभाषा पे गौर कीजिए, क्या है रूढ़ा लक्षणा? जहां मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि या परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी मुख्य अर्थ में बाधा होगी रूढ़ा लक्षणा में, और रूढ़ि या परंपरा के आधार पर शब्द को लक्ष्यार्थ किया जाएगा और उसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा, तो वहां पर रूढ़ा लक्षणा होगी। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई शब्द सामान्य अर्थ तो उसका कुछ और है, लेकिन वह किसी अन्य अर्थ में ज्यादा प्रचलित हो गया है। तो जैसे ही वो शब्द कहा जाता है, हम तुरंत जो है उसका अन्य अर्थ लेते हुए समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो देखिए, उदाहरण समझिए, राजस्थान वीर है। अब राजस्थान वीर कैसे हो सकता है? मुख्य अर्थ में बाधा है, मुख्य अर्थ में बाधा है,
भाई राजस्थान तो वीर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राजस्थान जो है एक राज्य है, जड़ रूप में है, तो वीर नहीं हो सकता। तो यहाँ राजस्थान शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा है। यहाँ राजस्थान का जो अर्थ ग्रहण किया गया है परंपरा के आधार पर, परंपरा के आधार पर राजस्थान का अर्थ होता है राजस्थान के लोग। जब राजस्थान कहा जाता है तो वो संपूर्ण राजस्थान के लोगों के लिए होता है। तो यहाँ रूढ़ी या परंपरा के आधार पर राजस्थान का लक्ष्यार्थ राजस्थान के लोग ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। उदाहरण के माध्यम से, अन्य उदाहरण के माध्यम से समझिए। लाल पगड़ी आ रही, तो उदाहरण देखिए अन्य, लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी जो है वो तो जड़ है, वो कैसे आ सकती है, मुख्य अर्थ में बाधा है। तो यहाँ रूढ़ी या परंपरा के आधार पर लाल पगड़ी का जो अर्थ ग्रहण किया गया है, लाल पगड़ी यानी पुलिस। पहले पुलिस लाल पगड़ी पहनती थी, आज भी कई राज्यों में जो पुलिस की टोपी होती है वो लाल होती है, अब टोपी पहनने लग गई है, पहले पगड़ी पहनती थी। तो यहाँ लाल पगड़ी का जो अर्थ है वो है पुलिस। दूसरा उदाहरण देखिए, घोड़ा हवा से बातें कर रहा है। अब यहां भी मुख्य अर्थ में बाधा है। घोड़ा, घोड़ा सजीव है, चेतन है, और हवा जड़ है, तो वो बातें कैसे कर सकता है, मुख्य अर्थ में बाधा है। तो यहां बातें करना, हवा से बातें करने का जो लक्ष्यार्थ है तीव्र गति से दौड़ना। यहां जो बात कही गई है वह लक्ष्यार्थ करके कही गई है कि वे घोड़ा तीव्र गति से दौड़ रहा है। तो यहाँ हम जब ये बात कही जाती है कि भाई घोड़ा हवा से बातें कर रहा है, तो इसका अर्थ हम सामान्य अर्थ, मुख्य अर्थ नहीं लेते कि हाँ भाई यहाँ घोड़ा हवा से बात कर रहा है। घोड़ा तो हवा से बात कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ रूढ़ी या परंपरा के आधार पर हवा से बातें करना जो है मुहावरा है, जो काफ़ी प्रचलित हो गया है, रूढ़ हो गया है, ये बात रूढ़ हो गई है। तो इसलिए जो है यहाँ अर्थ निकलेगा तीव्र गति से दौड़ना, यानी घोड़ा तीव्र गति से दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ भी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ आपको रूढ़ा लक्षणा के संबंध में जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जितने भी मुहावरे हैं वो सभी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में आपने व्यापारिक खबरें पढ़ी होगी, जिनमें देखा होगा व्यापार पृष्ठ पर इस तरह की खबरें आती है जैसे सोना लुढ़का चांदी नरम। अब सोना कैसे लुढ़क सकता है भाई, देखा है आपने कहीं लुढ़कता हुआ? चांदी नरम, चांदी तो ठोस होती है, तो यह मुख्य अर्थ में बाधा है। लेकिन यहाँ लुढ़का और नरम शब्द को लक्ष्यार्थ किया गया, अन्य अर्थ ग्रहण किया गया है रूढ़ी या परंपरा के आधार पर, क्योंकि प्रचलित हो गया है। लुढ़कने का मतलब है कि सोने का भाव गिर गया है, चांदी नरम होने का मतलब है चांदी का भाव कम हो गया है। तो अब ध्यान रखिए, सभी मुहावरों में रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और समाचार पत्रों में जो व्यापारिक खबरें आती है उनमें भी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा में ये शब्द आया है प्रयोजन के आधार पर। तो दूसरा भेद प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति।
तो जानते हैं इसके बारे में। यहाँ भी वही बात लागू होगी जो रूढ़ालक्षणा में हुई, मुख्य अर्थ में बाधा होगी और जो लक्ष्यार्थ किया जाएगा शब्द को वो विशेष प्रयोजन, खास प्रयोजन को लेकर किया जाएगा। तो परिभाषा के अनुसार समझिए, जहां मुख्य अर्थ में बाधा होने पर, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर, यहां भी वही बात आई है, ये आप ध्यान में रखिए। मुख्य अर्थ में बाधा, लक्षणा शब्दशक्ति में मुख्य अर्थ में बाधा होती है, यानी जो शब्द का मुख्य अर्थ है वो नहीं होता है, अन्य होता है। किसी विशेष प्रयोजन, विशेष प्रयोजन के लिए लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है तो उसे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे लक्षणा शब्द शक्ति में हम पढ़ चुके हैं ये उदाहरण, तो वो जो उदाहरण है वो प्रयोजनवती का है। तो मोहन गधा है। अब मोहन कौन? एक प्राणी, सजीव। गधा कौन? एक पशु। अब मोहन गधा कैसे हो सकता है? मुख्य अर्थ में बाधा है। अब यहां गधा जो शब्द है विशेष प्रयोजन से कहा गया है। विशेष प्रयोजन क्या है कि मोहन मूर्ख है। मूर्खता को व्यक्त करने के लिए, मोहन की मूर्खता को व्यक्त करने के लिए विशेष प्रयोजन से गधा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। याद रखिए, रूढ़ालक्षणा में रूढ़ या परंपरा के आधार पर, और प्रयोजनवती में विशेष प्रयोजन को लेकर लक्ष्यार्थ किया जाता है, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अन्य उदाहरणों के माध्यम समझिए। साधु गंगा में बसता है। साधु गंगा में बसता है। अब साधु गंगा में कैसे बस सकता है? क्या वो बीच गंगा में रहता है? तो यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा है, साधु गंगा में नहीं रहता है। तो क्या अर्थ है? तो यहाँ जो गंगा शब्द आया है विशेष प्रयोजन लेकर कहा है, यानी साधु पवित्र स्वच्छ जगह पर रहता है। यह गंगा का जो लक्ष्यार्थ है वो है स्वच्छ पवित्र स्थान, यानी साधु स्वच्छ पवित्र स्थान पर बसता है, रहता है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह स्त्री तो गंगा है। अब कोई स्त्री गंगा कैसे हो सकती है? मुख्य अर्थ में बाधा है। तो यहाँ गंगा का जो लक्ष्यार्थ है तो विशेष प्रयोजन को लेकर कहा गया है, गंगा यानी कि स्वच्छ एवं पवित्र। तो यह जो स्त्री के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है गंगा, ये विशेष प्रयोजन को, यानी उस स्त्री की पवित्रता को दर्शाने के लिए गंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया है।